नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। पोल पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। वैसे तो सभी चुनाव दिलचस्प होते हैं, लेकिन 2019 का चुनाव कुछ खास है। पार्टियां तोल तोल कर कदम रख रही हैं, तो नेता बोल बोल कर बेहाल होने वाले हैं। और इन सब के बीच विरोधियों को मात देने की कोशिश हर तरफ हो गई है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। नतीजे आने तक सभी दलों में अपनी पार्टी का खुद मुख्तार बताने की होड़ है। यह बात और है कि 17वीं लोकसभा का असली शहंशाह कौन होगा, आखिरकार ये देश की जनता तय करेगी। और इसका आखिरी फैसला अब से ठीक 2 महीने बाद यानी 23 मई को हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में एक बेहद अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि वह अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस महासचिव और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के एक बयान के बाद इसको लेकर चर्चा थोड़ी तेज हो गई है। ओमन चांडी ने कहा था कि राहुल गांधी से वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की गई थी। और दरअसल कांग्रेस की कोशिश ये है कि राहुल को केरल से चुनाव लड़ाकर दक्षिण के राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत किया जाए। दक्षिण भारत के कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि राहुल के केरल से चुनाव लड़ने का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी होगा। ओमन चांडी के अलावा कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव ने भी राहुल को चिट्ठी लिखकर कर्नाटक की किसी सीट से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। दरअसल कांग्रेस केरल की वायनाड सीट का सुरक्षित मान रही है। कांग्रेस नेता ML शाहनवाज पिछले 2 बार से वहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2008 में परिसीमन के बाद ये संसदीय सीट वजूद में आया था। कन्नूर, मल्लापुरम और वायनाड संसदीय क्षेत्रों के इलाके इसमें शामिल हैं। कांग्रेस का गेम प्लान ये है कि यदि राहुल गांधी दक्षिण भारत की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास की सीटों पर भी उसका अच्छा असर होगा। दक्षिण भारत में यदि कांग्रेस की ताकत बढ़ती है तो हिंदी पट्टी में कमजोर दिख रही कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। Well, I'm delighted by the news, if true, if it's officially announced that Rahul Gandhi will contest from a constituency in Kerala. This shows, first of all, that we have a candidate who is confident that he's going to be the next Prime Minister, and he wants to show that he's electable in both the north and the south of the country. I think that's a real question to ask Narendra Modi. Does he have the confidence that Rahul Gandhi has? Would he like to contest in the south? If so, we welcome him to Thiruvananthapuram. Let him come and challenge me here. We'll give him a good fight for his money. तो दक्षिण भारत के नेता हैं शशि थरूर, वो भी कह रहे हैं और इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि राहुल गांधी को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी भी पिछली बार वहाँ पे 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। वहाँ 2 बड़े सीटों पर, बनारस के अलावा वो गुजरात की 1 सीट से भी लड़े थे। तो बड़े नेताओं का 2 सीटों से चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और बड़ोदरा से एक साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में बीजेपी यदि अमेठी के साथ साथ केरल से चुनाव लड़ने पर राहुल को निशाने पर लेती है तो उसके पास उचित जवाब भी होगा। दरअसल राहुल 2004 से अमेठी के सांसद हैं और तब से लगातार जीत रहे हैं। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन राहुल ने अच्छी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी। 2019 में एक बार फिर वे उनके सामने हैं। तो राहुल के अलावा राहुल, नरेंद्र मोदी, प्रियंका, आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी और उसके पहले भी कई नेताओं ने, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 साथ एक जगह से, मतलब लखनऊ के अलावा वो विदिशा से चुनाव लड़ते रहे हैं। लड़ा था उन्होंने 1991 में। तो ये 2 जगह से चुनाव लड़ने को एक रणनीति के तहत सभी पार्टियां, सभी नेता इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। उसी सिलसिले में राहुल के और कांग्रेस में एक इसको लेकर एक सोच चल रही है। और अब हम बात करेंगे जो बीजेपी ने आज जो लगातार 4थी सूची जारी की है और 2 सूची आज आई है, 3री और 4थी सूची आज आई है, उसको लेकर जो है एक नई चीज़ सामने आई और वो ये कि उन्होंने कैराना सीट से जो उसकी दावेदार मानी जा रही थी मृगांका, जो हुकुम सिंह की बेटी थी और पिछले उपचुनाव में उन्होंने मुकाबला किया था संयुक्त विपक्ष का और वो हार गई थी, लेकिन इस बार उस पर भरोसा जाहिर नहीं किया बीजेपी ने और उनकी जगह वहाँ से प्रदीप चौधरी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आज बीजेपी की जो सीटों का अनाउंसमेंट हुआ उसको लेकर कई तरह की इम्पोर्टेंट उससे एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ से जो संत कबीर नगर से जो सांसद हैं वो उनका भी टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। वो सांसद महोदय चर्चा में रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था संत कबीर नगर में, बड़ी घटना हो गई थी और एक सरकारी कार्यक्रम में सांसद महोदय ने एक विधायक को
अपने कैबिनेट मंत्री और वहाँ तमाम मीडिया के लोग भी थे, वहाँ अधिकारी थे, और उसके बीच में वहाँ क्या हुआ था तो उन्होंने वहाँ पे जो किया था उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले उनका एक ट्वीट आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो ट्वीट। वो अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को याद कर रहे हैं, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में ऐसे संकेत आमतौर पर दिए जाते हैं और उसके बहुत मायने होते हैं। बिहार में भी आज एक बड़ी घटना हुई है, तो मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिसमें शरद मणि त्रिपाठी का टिकट अभी तक फाइनल नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक थोड़ी मुश्किल वाली बात है। और खुद शरद त्रिपाठी को लेकर भी एक नज़र लगी हुई है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में इस तरह का आरोप है कि वो भरी सभा में एक विधायक के ऊपर जूते से हमला करते हैं, और इसके बावजूद उनका टिकट कटता है क्या टिकट मिलता है, क्योंकि अभी 2 ऐसे दागदार लोगों को टिकट दिए गए हैं। उसमें से एक टिकट तो आप कह सकते हैं कि केंद्र में पर्यटन मंत्री रहे हैं और उनका टिकट गौतम बुद्ध नगर से फाइनल कर दिया गया। दूसरे जो है सहारनपुर से वो भी एक दंगे के आरोपी कह सकते हैं कि उन दंगे में उनका नाम आया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, और राघव लखनपाल, उनको भी टिकट कांग्रेस बीजेपी ने दिया है। तो ऐसे दागी लोगों को भी बीजेपी उसके साथ समझौते कर रही है, क्योंकि बीजेपी को शायद, और क्या बीजेपी को क्यों, दूसरे दलों में भी इसी तरह की परिस्थिति है कि कोई भी नहीं चाह रहा है कि उनके पार्टी के भीतर में किसी तरह का विद्रोह हो, किसी तरह की बगावत हो, और इस बगावत को रोकने के लिए तमाम तरह के समझौते किए जा रहे हैं, लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में ये सारे टिकट मुमकिन है कि शरद त्रिपाठी को भी संत कबीर नगर से शायद बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाए। बिहार में भी कुछ नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं। बिहार में जो है शत्रुघ्न सिन्हा को वो 2-3 दिनों से ही चला आ रहा था, और वहाँ जो शत्रुघ्न सिन्हा की सीट जो है रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री हैं, और उनको दे दिया गया है। ये भी एक नई परिस्थिति है बीजेपी के लिए, और चुनाव की बहुत कश्मकश है। बिहार उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन से इस बार मुकाबला करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, वो दो दौर की यात्राएं कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, रोड शो कर चुकी हैं लखनऊ में, उसके अलावा गंगा यात्रा कर चुकी हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन ने भी एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और उससे मुकाबला करना है बीजेपी को। ये परिस्थिति पूरी पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में। और बिहार में महागठबंधन भी फाइनल हो गया है। वहाँ महागठबंधन में उसके साथ तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ शरद यादव की पार्टी को भी मौका मिल रहा है। उसके अलावा रालोसपा जो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वो वहाँ पे 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ भी एक चुनौती है एनडीए को, जो नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो प्रयोग कर रही है इस बार। तो ये देखना होगा कि बिहार में क्या परिस्थिति बनती है और उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उस पर हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ बीजेपी के ओर से अपनी राय रखेंगे पुष्कर मिश्रा, और एसपी की ओर से नाहिद लाड़ी खान हैं हमारे साथ, और हमारे साथ कांग्रेस से हैं रफत फातिमा, और समाजशास्त्री मनीष सिंधवी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर मनीष सिंधवी, और वरिष्ठ पत्रकार रंजीव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रंजीव जी के पास ही, रंजीव जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझते हैं और गंभीरता से समझते हैं। कैराना के चुनाव के वक्त भी आप स्टूडियो में थे, मुझे ध्यान है, और कैराना में जो परिस्थिति थी लोक उपचुनाव के समय, और माना ये जा रहा था कि मृगंका का टिकट इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्जिन था, संयुक्त विपक्ष के मुकाबले वो कम्पीट नहीं कर पाई थी। और इस बार भी वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। ये जो नए कैंडिडेट हैं, इनको लेकर आपकी क्या राय बन रही है? क्या बीजेपी वहाँ रेस में रहेगी? क्या होगा? कैराना का चुनाव कितना बड़ा बीजेपी के लिए मुकाबला है वहाँ? देखिए, कैराना भावेश जी सिर्फ एक सीट रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा का भी मामला बन गया है, क्योंकि जिन 3 उपचुनावों में लोकसभा की सीटों में हार मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, कैराना भी उसमें शामिल था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के मन में ये होगा कि कैराना को तो हम इस बार हर हालत में जीते और ये दाग मिटाएं कि हम उपचुनाव में हार गए थे संयुक्त गठबंधन के आगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि उन्होंने मृगांका सिंह का टिकट काटा, जो पिछली बार उपचुनाव में हार गई थी।
उन्होंने टिकट किसको दिया? ये राष्ट्रीय लोकदल में थे प्रदीप चौधरी, और जो सबसे मार्के की बात है कि इनको प्रत्याशी जो उन्होंने बनाया, हार जीत तो देखिए बाद में तय होगा कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको सुनिश्चित करने की कोई कसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं छोड़ी है। जिस जाति से मृगंका सिंह थी उसी जाति की ये हैं। इसका पूरा ध्यान रखा गया कि कहीं जो जाति वाला समीकरण है वो गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि वो जाति जो है गुर्जर, वो उस पूरे बेल्ट में है काफ़ी मजबूत संख्या में। दूसरी चीज़ ये है कि ये 3 बार के विधायक हैं प्रदीप चौधरी, और लेकिन वो उनका कार्यक्षेत्र सहारनपुर रहा है, वो मैं आपको से विधायक रहे हैं। वहीं पर मैं आ रहा हूँ जी, कि आप अगर देखेंगे कैराना संसदीय सीट में जो विधानसभा इलाके हैं उसमें 2 ऐसे हैं जो सहारनपुर में हैं, नकुड़ और गंगोह, और ये दोनों जगह से विधायक रहे हैं। और अगर आप 2018 का कैराना का उपचुनाव देखें तो तबस्सुम हसन को जो निर्णायक लीड मिली थी वो सहारनपुर की इन्हीं 2 सीटों से मिली थी, वरना कैराना में जितनी विधानसभा सीटें थी वहाँ पर संयुक्त गठबंधन का उम्मीदवार पिछड़ गया था भाजपा से। तो समीकरणों को बहुत सोच समझ करके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कैराना में प्रत्याशी उतारा है। जैसा कि मैंने कहा, जीत हार तो बाद में तय होगा, लेकिन आप कैराना ही छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी उतारे हैं उसमें उन्होंने एक किस्म का रिस्क भी लिया है, क्योंकि अब करीब 30 के ऊपर उनके प्रत्याशी आ गए हैं, चौथी सूची आ गई है जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा की है। उसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने टिकट काटने से ज़्यादा पुराने चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा रिस्क होता है, खासतौर पे जब आपका पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट जो है 90% से ऊपर था, आपने ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, तो एंटी इनकम्बेंसी सांसदों का भी होता है। तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये रिस्क लिया है, तो मुझे लगता है कि सोच समझ के लिया होगा। लेकिन जहाँ का टिकट उन्होंने काटा है, उन टिकटों को काट के उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन जातियों का भी ध्यान रखा है जिस जाति का सांसद पिछली बार जीता था। हालांकि उन 6 में से या 8 में से 4-5 ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, और अनुसूचित जाति की सीट पर आप अनुसूचित जाति ही देंगे। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो जिस जगह उन्होंने रिप्लेस किया है प्रत्याशी, उन्होंने दूसरे दलों के जो कद्दावर नेता थे, जैसे मैं आपको बताऊं, आप हरदोई देख लीजिए या मिश्रिक देख लीजिए, जयप्रकाश रावत और अशोक रावत, ये सब पुराने बसपा के नेता रहे थे और मजबूत इलाके में अपने माने जाते हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। तो उन्होंने टिकट काटा है, तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को टिकट देने की कोशिश की है जो जिताऊ हों। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो पिछली बार भी हुआ था, दूसरे दलों से जो लोग, वही लोग लिए गए थे जो जमीन जिसकी बहुत मजबूत थी और जो एक रिजल्ट दे सकते थे। तो आपको लगता है कि सहारनपुर कनेक्शन जो है इनका चौधरी का, वो एक बड़ी वजह है उनको वहां पे कैराना, चूंकि कैराना नाक का सवाल भी हो, कैराना का रिजल्ट जो है निश्चित रूप से जब 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 23 मई को, और हम लोग चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे कि कैराना में क्या हुआ, कैराना में क्या मार्जिन रहा और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पटकनी दे दी, या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछड़ गई, क्या मतलब उसको लेकर एक स्पेशल अटेंशन तो मीडिया का रहेगा, चर्चा में रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखा पार्टी ने कि कैराना के नाक को सवाल को कैसे एड्रेस किया जाए, यानी और पिछले जो अभी उपचुनाव में जो जीत के आई थी गठबंधन की कैंडिडेट, उसके रिजल्ट को एनालाइज किया गया, आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उस रिजल्ट को एनालाइज किया गया और तभी किया गया। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने जीत के बिल्कुल अभेद कर लिया किला, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस बार हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैराना के पिछली बार के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का घोषित समर्थन नहीं था गठबंधन के प्रत्याशी को, फूलपुर और गोरखपुर में जैसा था, लेकिन इसके बाद भी प्रत्याशी तबस्सुम हसन जीत गई थी। इस बार बसपा भी है, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दलित भी बड़ी संख्या में वहाँ है, मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद है वहाँ। तो मुझे लगता है कि इस बार गठबंधन का प्रत्याशी भी बराबरी मजबूती से लड़ेगा, हो सकता है पिछली बार से ज्यादा मजबूत लड़े। इसलिए कैराना का चुनाव बहुत रोचक है इस बार, उस पर नजर रहेगी सबकी, और क्योंकि दोनों तरफ से इसकी भरसक कोशिश की गई है कि हमें हर हालत में उस सीट को जीत लेना है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये मुकाबला बहुत रोचक होगा कैराना का। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। हमारे साथ पुष्कर हैं बीजेपी की ओर से। पुष्कर, ये बताइए, संत कबीर नगर का क्यों मामला अभी तक टल रहा है? शरद त्रिपाठी होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग शरद त्रिपाठी की पैरवी कर रहे हैं कि कौन चाह रहे हैं कि वहाँ से नया कैंडिडेट आए और बीजेपी के ऊपर जो शरद त्रिपाठी के रूप में जो दाग लगा है वो दाग धो दिया जाए? क्या आप अभी क्या कह रहे हैं? देखिए, संत कबीर नगर में जो घटना हुई थी उसके बाद एक माहौल बनाया गया कि उनका टिकट काट देना चाहिए या उनको चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करती है, क्षेत्र से प्रदेश, प्रदेश से दिल्ली, जो हमारी कमेटी है वो बैठ कर लेती है निर्णय
कि किसको चुनाव लड़ाना चाहिए, किसको नहीं चुनाव लड़ाना चाहिए। और बाकी कुछ दिन का समय है, आप इंतजार कर लीजिए, संत कबीर नगर का भी कैंडिडेट सामने क्लियर होकर आ जाएगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे आप चाहेंगे कि उनको एक बार फिर से शरद त्रिपाठी को मौका मिले? देखिए पार्टी का जो भी निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ होगा, चाहे वो उनको पुनः चुनाव लड़ाया जाए या कोई भी कैंडिडेट हो, हम सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे और वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हिंदवी जी, हम लोग राजनीति में शुचिता का सवाल पर जो है बहुत चर्चा करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें उभर के आ रही हैं टिकट बंटवारे के समय, और इस समय खास है जनता को बताने के लिए और जनता को जानने की ज़रूरत है कि कैसे लोगों को पार्टी में टिकट दिया जा रहा है। अभी ये पुष्कर भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि कौन जीत सकता है, यानी जीत सबसे बड़ा उनके लिए मायने रखता है, व्यक्तित्व कैसा है ये मायने नहीं रखता है। उस व्यक्ति ने किसी ने भी, जिस व्यक्ति ने उसका काम का परफॉर्मेंस कैसा रहा या उसका समाज में किस तरह का किस तरह की इमेज बनी है उसकी, ये बहुत मायने नहीं रखता। इसको आप कैसे देखा जाए समाज में? क्या हमारा जो वोटर है वो इतना जागरूक नहीं हुआ है या उसको ये सहूर नहीं है, कह सकते हैं, कि कैसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए? एक भीड़ तंत्र काम करता है। शुचिता का सवाल तो देखिए रहा ही नहीं, जो खत्म हो गया। मुझे लगता है पिछले 10, 12, 14 सालों में क्रमशः धीरे धीरे जो है वो खत्म की तरफ है शुचिता का जो सवाल है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जीतेगा कौन, पावर में कौन रहेगा, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ लगभग 36% के करीब सदन में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और कुछ के खिलाफ तो बहुत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो सदन में है। देखिए मुकदमों की बात और होती है, मुकदमे मुझे लगता है कि मुकदमे लोगों के सामने नहीं होते हैं, या उसमें मुकदमों में कई बार जो है जिसके ऊपर मुकदमे होते हैं वो ये कहता है कि ये सब राजनीतिक रूप से वो कुछ भी कहता प्रेरित है, वो कुछ भी कहता है, लेकिन कुछ चीजें जैसे क्लियर होती हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर के जो कैंडिडेट है महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी महिलाओं के बारे में किस तरह की राय है, और कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वो किसी मतलब महिला नेता के बारे में किस तरह की बातें करते, क्या उससे इमेज का कोई नुकसान नहीं होता? ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक मतलब बिल्कुल सार्वजनिक कार्यक्रम में जूते चलाने लग जाता है, अपने विधायक के ऊपर जूते चलाने लग जाता है, क्या उसकी इमेज और जो केस दर्ज है उसको एक साथ मिला के देखा जाए? ऐसा है कि जैसे मैं जहां से आता हूं, अगर वहां की बात करूं तो जो लोग हैं भले मुकदमे उनके ऊपर दर्ज, लेकिन मुझे पता है मुकदमे सही दर्ज हैं। एक मतलब लोकल वहां पर वोटर के तौर पर तो मुझे तो मालूम है ना कि सही है कि गलत है। इन्होंने किसी को उठाया कि नहीं उठाया, मारा कि नहीं मारा, पीटा कि नहीं मारा, इनका बलात्कार में या हत्या में या जमीन कब्जा करने में है, ये तो मुझे पता है ना। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आता है तो मैं ये देखता हूँ कि ये बातें पीछे चली जाती हैं, और वहां तब ये समीकरण तय होता है कि क्या जाति है, क्या धर्म है, वोट कौन जीतेगा, किसकी सरकार, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला जो है अब नहीं रह गया है। मसले सिर्फ ये है कि सरकार में कौन बनाएगा, ये जो सांसद है, विधायक है, हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे धर्म का है कि नहीं, पोलराइजेशन किस तरह का है, ये सारे मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए बनस्पत इसके कि साफ छवि का आदमी है या नहीं है। रंजीव जी, ये जो मैंने जो सवाल हिंदवी जी से किया, और हिंदवी जी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को मालूम भी रहता है लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसको कैसे, अगर हम लोग जब चुनाव में नहीं होते हैं तब तो ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं कि जनता जो है चुनाव में सबक सिखाती है। क्या आपको लगता है कि ये चुनावों का वक्त है और चुनाव के वक्त ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और तब भी जनता के अंदर इस तरह का एक कह सकते हैं वोट को लेकर इतनी संजीदगी नहीं होती है या नहीं है? देखिए ये निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए जनता को दोष देना सही नहीं है। हाँ। जनता को दोष देना तो बड़ा आसान है कि जनता ऐसे ही लोगों को चुनकर भेज देती है। जब तक दलों के स्तर पर ये नहीं होगा कि हमको ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देना है जिनकी कोई आपराधिक छवि है, या जिनकी कोई सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है, या वो समाज के ऐसे वर्गों के लिए कोई अशालीन टिप्पणी करते हैं जो दबे हुए हैं या पिछड़े हैं, तो ऐसे लोगों को दल अगर टिकट ने तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये सब चीज़ें दरअसल भारतीय राजनीति में आदर्श स्थितियों वाला हो गया। आप एक छोटी सी वानगी देख लीजिए कि अभी ही सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज दिल्ली की जो संस्था है, प्रामाणिक संस्था है, उसका आकलन है कि इस बार का चुनाव करीब 50,000 करोड़ रुपए का होगा। तो जब 50,000 करोड़ रुपए का चुनाव होगा तो उस चुनाव को लड़ने वाले लोग कौन होंगे? उस चुनाव को तो लड़ने वाले ऐसे ही लोग होंगे ना जिनके पास इतना अथाह पैसा होगा जिसको वो पानी की तरह बहा सके और अपने को अंत में विजेता दिखा दें। तो समस्या देखिए कई जगह है। मेरा हमेशा से मानना है कि ये जो आप प्रत्याशी खराब है अच्छा है, ये तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक आप चुनावों में पारदर्शिता नहीं लाएंगे। चुनाव सुधार को, जो वस्तुतः जिस तरीके का चुनाव सुधार की बात होती थी कि राज्य पोषित हो चुनाव, तो आप वो स्थिति तो बन नहीं रही है।
आपने प्रत्याशियों के खर्च की एक सीमा बना दी है, लेकिन दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि जिन दलों के पास, खासतौर पर जो सत्तारूढ़ दल होता है, उसके पास इतना पैसा होता है कि दल की तरफ से इतना प्रचार की ऐसी बम्बार्डिंग हो जाती है, उस शोर में सारी चीज़ें छुप जाती है कि प्रत्याशी अच्छा है कि खराब है। आप क्षेत्र में अभी चुनाव शुरू होने दीजिए, आप देख लीजिएगा कुछ दल ऐसा माहौल बनाएंगे चुनाव में, ऐसा माहौल बनाएंगे कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यहाँ प्रत्याशी कौन है। तो जब और अगर आप सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की बात लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बार का चुनाव, पिछली बार भी ऐसी स्थिति थी, इस बार ज़्यादा है, क्या प्रत्याशी को सामने रख के कोई चुनाव हो रहा है? पार्टी भी कह रही है कि मोदी के नाम पर हम वोट मांगेंगे। पार्टी का जितना अभी कमर्शियल आया है चुनाव से रिलेटेड, उसमें सिर्फ मोदी की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो बात हो नहीं रही है। इसलिए आप XYZ किसी को टिकट दे दीजिए, वो एक प्रतिनिधि होगा सिर्फ जो, और मोदी अभी प्रचार में आएंगे तो माहौल और मोदी में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा व्यापक, लेकिन जब तक हम लोग बात करते रहेंगे कि ये पहले जनता शुरू करेगी, इन लोगों को वोट आउट करना शुरू करेगी, और कि पहले पॉलिटिकल पार्टी जिनको खारिज करेंगी, इनको टिकट ही नहीं देंगी, एक बात अगर ये हम लगातार इसको देखते रहेंगे कि पहले शुरुआत कौन करे। एक बात और बढ़ाना चाहूंगा इसमें, एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ अभी भी चुनाव में, अगर हम अपने बेल्ट की बात करें तो पैसा बंटने की है, और जबरदस्त तरीके से चुनाव में पैसा बंटता है। घर घर तक पैसा जाता है, वोट खरीदे जाते हैं, सीधे पैसा दिया जाता है, ठेकेदारों को पैसा दिया जाता है, वोट पोल पे गिना जाता है कि आपके कितने वोट आप पोल कराएंगे, कितने नहीं कराएंगे। ये सब बड़ी समस्याएं हैं जिससे अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो मतलब इसको लेकर चुनाव आयोग को ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है, मुझे निश्चित लगता रूप से। मैं यही कह रहा हूं भावेश जी कि आपको जो व्यवस्था है हम लोगों की, जिस व्यवस्था में राजनीतिक दल भी है, चुनाव आयोग भी है, जब तक वो इसको बेहतर कसेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो देश की जो सामाजिक स्थिति है, खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों की अगर स्थिति देख लीजिए, जैसा अभी हिंदवी जी कह रहे थे कि वोट खरीदना, शराब दे देना, दावत दे देना, ये सब बड़ी आम चीजें होती है कि मतदान के एक दिन पहले की स्थिति होती है कि गांव के गांव बदल जाते हैं। तो जहां सामाजिक स्थितियां अगर ऐसी है जिसमें ये दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं से जो बेहतर समझ रहे हैं चीज़ों को, और हम मानकर चलेंगे चुनाव आयोग बेहतर समझता है इसको, राजनीतिक दल भी समझते हैं, तो उनको अपने स्तर से थोड़ी तो सुचिता लाएं। पहल तो देखिए यहीं से करनी पड़ेगी। आप जनता से ये निर्भर नहीं कर सकते कि वो वोट आउट कर देने की स्थिति में आ जाए। मेरा मानना है कि हम अभी इतने परिपक्व लोकतंत्र नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है और बीजेपी बहुत दमदारी से 2014 में कह सकते हैं चुनाव लड़ी, और इस बार भी ऐसा लगता है बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं और मोदी के नाम पे अभी बहुत कुछ हो जाएगा। तो बीजेपी की ओर से क्यों नहीं शुरुआत होती है प्रत्युष जी, पुष्कर जी? बीजेपी क्यों नहीं, अगर एक बार चुनाव में आए, और हो सकता है कि पहली बार चुनाव में मजबूरी थी, उनको लगा कि हमें जीतने वाले कैंडिडेट को ही आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब जब आपकी पार्टी एक लेवल पे आ चुकी है तो क्यों नहीं आप अपनी ओर से, अब तो संस्कारी पार्टी माने जाते हैं आप लोग कि हाँ एक अच्छी शुरुआत करते हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ अब आप करते हैं, तो ये क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पार्टी है, एक विचारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब भी विचारों में ये चीज क्यों नहीं शामिल हो पा रहा है कि अच्छे और साफ सुथरे कैंडिडेट हम देंगे? मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी इस उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 कैंडिडेट थे, यहाँ कोई भी प्रत्याशी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं था। आपने देखा होगा 2014 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी, बसपा में लूट मची थी, खसोट मचा था, और जनता सड़कों पे आके चिल्ला के कह रही थी कि जिस कैंडिडेट को आपने दिया है वो अपराधी है, वो कैराना के दंगों का उसकी संलिप्तता पाई गई है, मुजफ्फरनगर दंगों में उसकी संलिप्तता पाई गई है। आज उन्हीं सब चीजों को देखकर विपक्ष एकदम घबराया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस लेवल से प्रत्याशियों का चयन करके एक साफ सुथरी छवि के प्रत्याशियों को, तो राघव लखनपाल बहुत साफ सुथरी छवि, देखिए उनका नाम चला था, लेकिन उनके खिलाफ अपराध जो है सिद्ध नहीं हुए थे, मामला कोर्ट में है। तो सरकार आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मामला मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारे पुराने मामले थे, वो सारे मामले ऐसा कुछ नहीं है, वो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, वो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, वो कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। रही बात साफ और स्वच्छ कैंडिडेट की, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कैंडिडेट हैं उनको जमीन से लेके दिल्ली तक, जो हमारी एक कमेटी है
वो कमेटी बैठ के निर्णय लेती है और ठीक पर है, कैंडिडेट ठीक को है। बारीकी रफत से आप कुछ जांचा कहना परखा चाह रही जाता है थी। कि किस तरह का कैंडिडेट है कुमार जी, और हम उसकी इनको सामाजिक बताना छवि चाह क्या रहे है, थे ठीक है, क्या उसके ऊपर कोई पुष्कर, आपराधिक ठीक है। मुकदमा तो बीजेपी नहीं में ना है। विचारों के कोई महत्व ही नहीं। हाँ, हम तो हाँ, इनको रफत आप बोलिए। अभी पुष्कर जी को बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी में विचारों को महत्व सिर्फ व्यक्ति विशेष का महत्व है। आज व्यक्ति विशेष के ऊपर ही सारा चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से बीजेपी नहीं, ऐसा कांग्रेस में होता है, ऐसा कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कतई नहीं होता। एकदम उसके व्यक्तित्व आप देखिए कैसे कैसे महिलाओं पे टिप्पणियां करी जा रही है। आपके यहाँ तो पब्लिक मीटिंग में आपके कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, क्या एक्शन लिया आपने? पब्लिक मीटिंग में महिलाओं के साथ बदतमीजी की, क्या एक्शन लिया आपने? वो है और ना और ही निकालने स्वयं इंदिरा ऐसी लोगों को प्रियंका वाड्रा वहां मौजूद थी, उनके सामने महिला के साथ बदतमीजी विकास हुई। के नाम पर क्या आपने ठगते एक्शन लोगों लिया को उनके झूठ खिलाफ? और जुमलेबाजी कोई एक्शन पूरी नहीं सरकार लिया। बनाई है। महिलाओं के प्रति आप और ये बौखलाहट इनके अंदर है, बीजेपी के अंदर बौखलाहट है। ये डरे हुए विपक्ष से। बता दिया है मैं कुछ जनता कहना चाहती हूँ। उसका हाँ, मैसेज एक- चला एक- गया, जनता जवाब देगी आपको। जनता ठीक है, हाँ जवाब ठीक है देगी, पुष्कर जरूर जी। और देगी। हाँ, आपकी बात आ गई। हाँ, पुष्कर जी के बात पे मैं कुछ कहना चाहती हाँ, हूँ। बताइए। अभी पुष्कर जी यहाँ विचारों की बात कर रहे थे और संस्कृति, भाजपा की संस्कृति की बात कर रहे थे, तो उन्हीं विचारों और संस्कृति की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहती हूँ पुष्कर जी से कि अभी बाराबंकी में माननीय अखिलेश यादव जी की और बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरें होलिका दहन में जलाई गई हैं। क्यों जलाई गई उनकी तस्वीरें? क्योंकि वो दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए जलाई गई। भाजपा ने साफ साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि नहीं, भाजपा, जलाने वाला व्यक्ति भाजपा का नहीं है, आप क्लियर करिए उसको। जलाने वाला व्यक्ति बीजेपी कोई के भी होगा, आप देखिए उसको मेरा भाजपा के आपसे साथ जोड़ निवेदन देंगे। है कि मुझे बोलने दें। जलाने मैंने वाला बीच में व्यक्ति आपके नहीं कांग्रेस का बोला होगा, तो था। आप उसको भाजपा के साथ देखिए जोड़ मैंने देंगे। बीच में नहीं बोला था। आप मुझसे, मेरा निवेदन है मुझे बोलने दें, जब मेरी बात खत्म हो जाए तब आप अपनी बात रखें। आखिर क्यों जलाई गई मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की तस्वीर? क्योंकि वो लोग पिछड़े और दलित समाज के हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इन भाजपा ने अपने एमएलए द्वारा, सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कराई। क्यों टिप्पणी कराई? क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी एक दलित समाज की हैं, एक कामदार दलित महिला है, इसलिए उनके ऊपर टिप्पणी कराई। तो ये भाजपा संस्कृति और विचारों की बात कर रही है, जबकि आप मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी उसके बाद। ठीक है पुष्कर जी, उसके बाद पुष्कर जी नाहिद को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पुष्कर जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। ये संस्कृति नहीं है भाजपा की, अगर जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, मुझे हाँ, बात ठीक है, करने नाहिद दें। बोलिए, नाहिद बोलिए। चूंकि अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी दलित और पिछड़े वर्ग के महिला और पुरुष हैं, इसलिए आप उन लोग की तस्वीरें जलाएंगे, इसलिए उन लोग के ऊपर अभद्र टिप्पणी करवाएंगे। ये संस्कृति है भाजपा की। मैं समाजवादी पार्टी और बसपा की संस्कृति बता दे रहा हूँ। आप गेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं। मैं समाजवादी आप पार्टी और गेस्ट बसपा की हाउस संस्कृति से बता अलग दे रहा बात हूँ। कर रहे हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार के नारा आपकी देने पार्टी वाले, में सबसे जिनकी अलग गोद में आज अलग जाके बात है ना। बबुआ आप बैठे गेस्ट हाउस हैं, का चुनाव वो बात बताएंगे कर रहे हैं। वो बताएंगे कि महिलाओं पुष्कर, के एक प्रति मिनट। कितनी संजीदगी है। सैकड़ों लोग बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी के फॉलोअर्स हैं। आप जो कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं दलित और पिछड़ों का, ये दलित और ठीक है, पिछड़े नाहिद, देख आपकी रहे बात- हैं। आपकी बात इसका आ गई। जवाब आपको देंगे। इस बार चिड़िया की आंख 2017 के विधानसभा के चुनाव में ठीक है, ठीक है पुष्कर जी, आवाम ने जवाब आपसे दे दिया आपसी है। कव्वाली मत करिए, ये आपसी बातचीत आज से ये- आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई, ठीक है। अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, एक दूसरे की गोद में जाके बैठना पड़ रहा है। ठीक है। रूप से आप उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई में ऐसा- बचाने के लिए लड़ रही हैं। वोट नाहिद आप होगा। नाहिद प्लीज, हो गया। रंजीव जी, ये जो बिहार में सिचुएशन पैदा हुआ है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुआ है, शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले से बागी तेवर अपनाए हुए थे, और लेकिन फाइनली बीजेपी ने उनको एक शॉट मार दिया है और वहाँ पे रविशंकर प्रसाद को कर दिया है। बिहार के जो सिचुएशन बने हैं, जिस तरीके का कम्बिनेशन एनडीए लेके चल रहा है और जिस तरह का कम्बिनेशन, वहाँ किस तरह की आप लड़ाई देखते हैं बिहार में? अब एक तरह से वहाँ बिहार में भी स्थिति क्लियर हो गई है, कौन किधर खड़ा है और कौन कैसे लड़ रहा है, कैसे कैसे लोग चुनाव में हैं, ये एक बिल्कुल अब आज के बाद जो है एक स्थिति क्लियर हो चुकी है। देखिए, बिहार इस मायने में अलग है कि अगर हम बाकी राज्यों की तुलना में देखें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा, और शायद एक आधा और भले राज्य हो, उनके अलावा अगर इधर जो हिंदी भाषी राज्यों की जो राजनीति है, उसमें बिहार अकेला राज्य है जहाँ पर दो धड़े साफ साफ हैं। विपक्ष एक तरफ है और सत्तारूढ़ धड़ा एक तरफ है। बाकी जगह जैसे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए या बाकी राज्यों में तो दो तरफा, चूंकि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, वहाँ कांग्रेस ही और भाजपा का ही मुकाबला होता है, लेकिन वहाँ भी कोई गठबंधन गैर भाजपा दलों के बीच नहीं हो पाया है। बिहार इस मायने में रोचक है
कि वहाँ लड़ाई बिल्कुल साफ साफ आमने सामने की है, एक के खिलाफ एक। कुछ वामपंथी दल भले अलग है, जैसे सीपीआई को उन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया, खासतौर पर बेगूसराय की सीट के संदर्भ में। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप विपक्ष को देखें तो उत्तर प्रदेश की तुलना में विपक्ष ने बिहार में ज़्यादा संतुलित और लचीला रवैया अपनाया और अंततः गठबंधन को कर लेने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में ये बातचीत के दौर में भी नहीं पहुंच पाई और आपस में इतनी तनातनी हो गई कि एक गठबंधन अलग बन गया और कांग्रेस उससे बिल्कुल अलग हो गई। बिहार में क्या हुआ, लग रहा था कि टूट जाएगा, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस के लोग हों या शरद यादव हो, इन सब ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि हमें एक के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी है। लेकिन इसमें आप जैसे शत्रुघ्न सिन्हा का जो टिकट कटा है, उसका एक पहलू यह है कि पहली बार अपने जीवन में रविशंकर प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो हमेशा राज्यसभा में जाते रहे हैं। मुझे उस सीट को लेकर बड़ी दिलचस्पी और मुझे लगता है कि इधर हमारे इस इलाके में बिहार हो यूपी हो, उसमें अगर देखने लायक मुकाबला कोई होगा तो उस सीट पर होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी कोई लाइट वेट कैंडिडेट नहीं है, हेवी वेट कैंडिडेट है। जो जातीय समीकरण है पटना साहिब सीट की, जहाँ से दोनों के बीच में मुकाबला होने का कायस्थ हैं, दोनों की जाति एक है जी, बिल्कुल। और उस संसदीय क्षेत्र में उस जाति के वोटरों की बड़ी तादाद है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा बिहार में। और कुल मिलाकर अगर आप बिहार को देखें तो चूंकि ज्यादातर सीटों पर एक के खिलाफ एक का मुकाबला होने जा रहा है, तो बिहार में किसकी तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज ही जैसे ही कल गठबंधन की घोषणा हुई विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रत्याशियों की अपने नामों की घोषणा कर दी। आप देखिए कि बहुत साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में सवर्ण जाति के वोटर प्रत्याशी ज्यादा हैं। उन्होंने इसका बड़ा ध्यान रखा है। और बिहार में चूंकि ये चीज बहुत साफ साफ विभाजन है अपर कास्ट और पिछड़ों का, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अगर देखें तो वो चुनाव को विशुद्ध रूप से इस खांचे में बांटना चाहती है। एक पाला हमारे साथ है और हम उसी की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उसने ये शायद मान लिया है कि चूंकि गठबंधन एक बन गया है तो जो दूसरा पाला है समाज का, जिसको हम तथाकथित पिछड़ा कहते हैं या दलित कहते हैं, वो शायद हमें नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने लड़ाई को बिल्कुल साफ रेखांकित कर दिया है कि हम पाले के इस तरफ खड़े हैं। अब किसकी तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बात बिहार में चूंकि आप बता रहे हैं जैसा कि बिल्कुल सही बात है कि एकदम बिल्कुल सीधी लड़ाई है, और उत्तर प्रदेश में एक तरह से तिकोना लड़ाई बन ही गया। बनते बनते विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो पाया और एक तिकोना लड़ाई बन गई। तो आप बिहार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ज्यादा मतलब आसान समझते हैं? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लड़ाई यहाँ पे मजबूत है उसके मुकाबले, बिहार के मुकाबले? नहीं, मतलब मजबूत और हल्का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए जो आप एक चीज को हमें उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिसको कह रहे हैं कि एक तीसरा कोण भी चुनाव का निकल गया है जो है कांग्रेस का, तो क्या कांग्रेस 80 सीटों पर तीसरा कोण बन पाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। जो राजनीतिक हकीकत है, ज्यादातर सीटों पर ये आमने सामने की लड़ाई गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में ही होगी। कोई 1.5 दर्जन के आसपास सीटें मुझे लगता है ऐसी जो दिखाई दे रही है हम लोगों को, जहां पर कांग्रेस एक मजबूत तीसरा कोण बन के सामने आएगी। इसलिए यहां हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पिछले 4-5 चुनावों का आंकड़ा उठाकर सिर्फ देख लें तो गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 में से ज्यादातर सीटों पर करीब 3 लाख से शुरू ही होता है। मतलब बहुत खराब स्थिति में भी अगर चुनाव हुए हैं, और इवन 2014 में जब मोदी लहर था और भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी के साथ 73 सीट जीत लिए थे, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा बसपा का अगर संयुक्त आप वोट मिला दें तो वो करीब 3 लाख के आसपास बनता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई यहाँ बहुत आसान हो गई है। उसकी वजह एक ये है, मैं तो खास तौर पे मैं पहले दौर का चुनाव देख रहा था, 8 सीटों पे जहां चुनाव होने हैं पहले दौर में, वहां पे अगर देखा जाए तो सिर्फ जो है वो कैराना, जब हुकुम सिंह के समय में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, और एक दूसरी सीट और थी। तो सहारनपुर की सीट भी शायद इतने मार्जिन से नहीं जीते थे राघव लखनपाल, वहां तो मार्जिन कुछ और था। तो ये 2 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर अगर बसपा और सपा का वोट देख लिया जाए तो वो बीजेपी के वोट से ज्यादा थे तब। अब देखना होगा कि इस बार जब वही मैं कह रहा हूं 19 में, लेकिन अब राजनीति में ऐसा भी नहीं होता है कि दोनों साथ आ जाएं तो बिल्कुल नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ट्रांसफर हो जाए ये भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन 2014 का चुनाव चूंकि बड़ा अलग किस्म का चुनाव था, एक किस्म की लहर थी, उसके बाद भी अगर दोनों दलों का संयुक्त वोट इतना था कि जो कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा था, तो मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है कि अगर इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद इतना आसान चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगा जितना लग रहा है। मुकाबला तो होगा जबरदस्त। पहले दौर में रफत ये बताइए, पहले दौर में आप कहाँ पे रेस में हैं? कोई है 8 सीटों में से आपको लगता है कि
कहीं आप रेस में हैं? देखिए कुमार जी, जहाँ पे हम लोग मजबूत हैं वहाँ पे हम लोग पूरी ताकत अपनी लगा देंगे। जहाँ पे कुछ सीटों पे हो सकता है कहीं कमज़ोर हो तो वहाँ पे जो है थोड़ा उसको और देखना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि इस चुनाव में जो है पूरी तक जनता तक हम अपनी बात पहुंचा पाएं और जनता का भरोसा जीतें, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा लक्ष्य है कांग्रेस के लिए। तो जहां जहां जिस स्टेट में हम लोग मजबूती से खड़े हैं वहां पे तो हो रहा है। यूपी में थोड़ा कहीं पर कमज़ोर है, कहीं पर मजबूत है, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग का ये होगा कि हम लोग इसको जो है इस चुनौती को पूरी तरीके से स्वीकार करें और इसमें आगे जिस तरीके से जनता का नज़र आ रहा रवैया, उससे भी लग रहा है कि बदलाव अच्छा ही दिख रहा है सामने। और बीजेपी को हराना एक मकसद है, सीधी सी बात, कि जिस तरीके से बीजेपी ने 5 साल से लगातार जनता को ठगा है और हम लोग का मकसद बीजेपी को हराना है। वो कहाँ पे कौन मजबूत है ये देखा जाएगा, कौन जीतता है, लेकिन बीजेपी को हराना है, बस एक लक्ष्य। ठीक, हाँ बोलिए। अब जैसे रफत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मकसद बीजेपी को हराने का है, रंजीव जी इसमें मेरा साथ देंगे। जैसे सहारनपुर की सीट देख लीजिए, पिछली बार इमरान मसूद को अच्छे खासे वोट वहां मिले थे, 65,000 का मार्जिन था मात्र। ठीक, और अभी आ गए वहां से वो जो मीट ट्रेडर हैं हाजी फजलुर रहमान आ गए। तो क्या लखनपाल की सीट आसान नहीं हो गई? मेरे ख्याल से तो आसान हो गई, क्योंकि दोनों अगर मजबूत चुनाव लड़ गए तो अपने आप लखनपाल का चुनाव निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां पर ये दोनों लोग आमने सामने मजबूत प्रत्याशियों के साथ हैं, वहां भाजपा का रास्ता आसान हो जाएगा, जो मुझे ऐसा लगता है। क्यों रंजीव जी? मतलब गठबंधन का नुकसान करे नहीं। एक बात और पहले दौर के चुनाव में इंटरेस्टिंग है कि मैं देख रहा था कि बहुत सारी सीटों पे, 8 में से बहुत सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में ये सीटें बीएसपी को सौंप दी हैं। अब ये देखना होगा कि वहाँ आप गठबंधन तो मजबूत दिखाई देता है, जैसा एक आकलन किया जाता है कि दोनों का मिल जाए तो, लेकिन ये वोट ट्रांसफ़र का जो चक्कर है वो कितना आपको लगता है कारगर साबित होगा, और इसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन है और क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए, निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि ये वोट ट्रांसफ़र की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें पूर्ण रूप से सफलता तो हासिल होगी ही, क्योंकि जो जब उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तब सपा और आरएलडी का गठबंधन रहा, और बसपा ने जो है गठबंधन नहीं थी लेकिन एक सहयोगी पार्टी थी। उस दौरान बीएसपी सुप्रीमो और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो गए भी नहीं क्षेत्र में और उन्होंने कोई सभा भी नहीं की, लेकिन फिर भी हम लोग ने सफल हुए भाजपा को धूल चटाने में। तो ये जो अब जो गठबंधन हुआ है सपा बसपा और आरएलडी का, ये एक समान विचारधाराओं के पार्टी का गठबंधन है, और निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि 65 से 70% वोट जरूर हमें मिलेंगे। अब मैं कह सकती हूँ कि उसके बाद जितने वोट बचेंगे वो भाजपा और कांग्रेस में आपस में शेयर हो जाएंगे। लेकिन मैं नाहिद मैं ये देख रहा था कि जमीन पर जो काम शुरू हुआ था कि सपा और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक मेल जोल कराया जाए, किस तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुई थी, वो लगता है कि थम गया फिर से। उसके बाद उस कार्यक्रम के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा आपस में कार्यकर्ताओं का, सपा बसपा कार्यकर्ताओं का आपस में मेल जोल है और आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन है। जनता के बीच वो लोग जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं 23 मई को, अगर आप मुझे फिर अवसर देंगे, मैं जरूर आऊंगी, और 23 मई का जो रिजल्ट होगा वो आपको दिखाएगा कि कैसे सपा बसपा और आरएलडी के गठबंधन ने भाजपा को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से भाजपा, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार देश देखेगा कि भाजपा का कमल का फूल 2 अंडे देकर जाएगा उत्तर प्रदेश में। हिंदवी जी, ये जो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन है और एक तरफ कांग्रेस है, ये दोनों अलग अलग तो भाजपा से लड़ते हुए सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपस में जो नहीं मिल रहे हैं, जो आपने कहा कि सहारनपुर में ऐसी परिस्थिति बनी है कि वो एक दूसरे का जो है ही नुकसान करेंगे, ये पूरे प्रदेश के स्तर पर किस तरह की इसको देखते हैं स्थिति, और अल्टीमेटली और कांग्रेस और इन दोनों गठबंधन को किस रूप में देखा जाए? यहाँ की लड़ाई को जो तिकोना हो चुका है लगभग, इससे बीजेपी को कितना फायदा और इन लोगों का कितना नुकसान अगर ये आपस में ये कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं तो? देखिए, अभी इसकी बात रंजीव जी ने कही कि लगभग 18-19 सीटें ऐसी हैं, 20 मान ले, जहाँ पर कांग्रेस जहाँ मजबूती से लड़ेगी, तो कांग्रेस जहाँ मजबूती से लड़ेगी वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान करेगी गठबंधन को। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस वोट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इतिहास गवाह है कि बसपा का वोट ट्रांसफर तो होता है, लेकिन जो बीसी वोट है वो एज इट इज ट्रांसफर नहीं हो पाता है बसपा को। अब जो खासतौर से बीसी की दबंग जातियां हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं या जाट हैं, ये एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, ये बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, वेस्टर्न यूपी में एक चीज़ और है कि कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, वो दंगे भी लगातार हुए हैं, ठीक है।
अब उसका क्या रिजल्ट इलेक्शन पे, पोलराइजेशन पे, इलेक्शन के समय रहता है, ये भी देखने का एक विषय होगा कि एज इट, मतलब कि तो पेपर पे मान लेना कि दोनों जोड़कर इतने थे और इतने हमको मिल जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल वो है। वोट उतना ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि लगभग सीटों पर तो बीएसपी को वो मिली है, तो अब एसपी का वोट एज इट इज ट्रांसफर हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है रंजीव जी, एक सवाल और, उत्तर प्रदेश के बाद ही हम लोग पहुंचेंगे दक्षिण में, क्योंकि राहुल गांधी जो अमेठी में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो दक्षिण में भी चुनाव लड़ते हैं तो अमेठी में ये भी तो मैसेज जाएगा कि वो स्मृति ईरानी से डर गए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी लगातार 2014 में चुनाव हार गई, लेकिन वो लगातार एक अमेठी कनेक्शन उनका बना रहा, वहाँ जाती रही, वहाँ कार्यक्रम करती रही, वहाँ के दौरे करती रही, वहाँ के लोगों से मिलती रही, और इस बार जो है वो बहुत दबाव के साथ कह सकते हैं कि एक बार मुकाबला के लिए फिर से तैयार है। तो ये जो नैरेटिव है दक्षिण जाने का राहुल गांधी का फैसला अमेठी में तो नुकसान नहीं करेगा कहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अमेठी में बहुत नुकसान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि 2014 के जिस चुनाव का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें एक बार ये ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो करीब 1 लाख वोट के मार्जिन से जीत गए थे, है ना। मुझे लगता है कि उसके बाद 5 साल का वक्त बीत गया है, कांग्रेस ने निश्चित रूप से जमीन पर कुछ थोड़ा सा काम अपने संगठन के लिहाज से किया है। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गए, ये मैसेजिंग, तब राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं थे, आज अध्यक्ष, आज वो अध्यक्ष है और कई राज्यों में जीत का सेहरा उनके ऊपर बन चुका है। तो कई सारी चीजें हैं जिससे कांग्रेस का इलाके का कांग्रेसी भी जो एक पुराना उनका अपना वोट बैंक है वहां पर, या वोट वर्ग है, वो भी उत्साहित इस वजह से कि राहुल गांधी हमारे प्रत्याशी हैं। और भाई चूंकि चुनाव ऐसा चुनाव है पहली बार जिसमें कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट कर रही है, तो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत हारने की नौबत में आ गए हैं आज ही की तारीख में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन वो क्यों दक्षिण जा रहे हैं, इसको मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि अब चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं कांग्रेस की, जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इस चुनाव के जरिए कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि हमारा अध्यक्ष जो है वो उत्तर से भी लड़ता है और दक्षिण से भी लड़ता है। वो एक अखिल भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से लड़ रहा है। दूसरी चीज मैं फिर अमेठी में लौट कर आऊंगा कि देखिए, अमेठी में राहुल गांधी के या रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत के पीछे की एक बड़ी वजह यह रहती थी कि सपा वहां प्रत्याशी नहीं देती थी। इस बार सपा बसपा दोनों नहीं दे रहे हैं अमेठी में, लेकिन इधर भी जो गठबंधन ना होने से या कई कुछ फैसलों को लेकर के अंदर ही अंदर जो दोनों दलों की तनातनी हुई है, मुझे लगता है ये भी एक वजह है कि कांग्रेस का नेतृत्व ये रिस्क शायद नहीं लेना चाह रहा है कि सिर्फ अमेठी से हम लड़े और इस भरोसे में रह जाएं कि मुझे सपा बसपा दोनों का समर्थन है। इसलिए वो दक्षिण की अपेक्षाकृत एक ऐसी सीट को भी ले रहे हैं जहां वो जिसको वो थोड़ा सुरक्षित भी मान रहे हैं। तीसरी चीज कि दक्षिण में वो केरल जा रहे हैं, वो ऐसा राज्य है जहां पर 2 ध्रुवीय राजनीति होती रही है, जहां या तो लेफ्ट फ्रंट है या कांग्रेस है। बाकी जो राज्य ऐसे थे 2 ध्रुवीय राजनीति वाले, जैसे त्रिपुरा था, वहां पर कांग्रेस साफ हो गई, भाजपा आ गई। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कांग्रेस का नाम नहीं है, भाजपा आ गई है। मुझे लगता है कि वहां पर लड़के राहुल गांधी अगले विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी ये पोजीशनिंग ले रहे हैं, क्योंकि भाजपा वहां बहुत सक्रिय है केरल में। वो ये शायद जताना चाहती है कांग्रेस कि आज भी हम ही वहां पर जो 2 ध्रुवीय राजनीति है उसका बड़ा हिस्सा हम ही है, भाजपा नहीं है। ऐसी 2-3-4 चीजें मुझे समझ में आ रही है। तो एक तरह से राहुल जो है केरल में भी जो है मतलब बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं, और केरल में उनकी रणनीति है कि केरल में चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के जो दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं वहां पे उनको एक वेटेज मिलेगा। उनको लगेगा कि यहाँ पार्टी जो है ये कांग्रेस जो है सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं है, दक्षिण में भी उसका संबंध है। और तमिलनाडु में उन्होंने समझौते भी किए हैं, वो कुछ सीटों पर लड़ रहे हैं वहाँ तमिलनाडु में एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है दक्षिण भारत की अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लड़ रहे हैं, वो तमिलनाडु में लड़ रहे हैं। तो ये जो उनकी जो सोच है कि अगल बगल के राज्यों को प्रभावित करने वाला, ये कितना प्रभावित आपको दिखाई देता है? देखिए, ये प्रभावित तो एक चीज तो साफ है, चूंकि वहां पे इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर भी है उत्तर भारत के मुकाबले, तो उनको लगता है कि अगर उत्तर भारत में तो जितना काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत से भी कुछ, जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने 14 के 19 में एक लेके चल रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें नुकसान होता है तो दूसरे राज्यों में ध्यान दें, उसी रणनीति के तहत जो है कांग्रेस भी चल रही है, दक्षिण की ओर देख रही है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, इसलिए तमिलनाडु में उन्होंने गठबंधन किया है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में गठबंधन किया है, वहां केरल में वो अपने बूते लड़ते ही रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संभावित नुकसान की भरपाई के लिए कुछ दूसरे राज्यों की तरफ देख रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि अगर हमें हिंदी पट्टी में कोई नुकसान ज्यादा हो गया तो हम दक्षिण के राज्यों से उसकी भरपाई कर लें और अंतिम नतीजे जो आए तो हम बराबरी के मुकाबले में खड़े रहें भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये निश्चित रूप से है कहीं कांग्रेस नेतृत्व के जहन में।
नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस भी कमजोर हुई है, तो इसको एक डैमेज कंट्रोल के रूप में देखिए। राहुल गांधी के वहां लड़ने से कहीं ना कहीं वापस, अच्छा कांग्रेस वहां रही है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं रही है, रही है लेकिन इधर कमजोर हुई है। तो राहुल गांधी के जाने से एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, मतलब कांग्रेस को वहां संगठन नहीं ढूंढना है, कांग्रेस का संगठन है कमजोर हुआ है, तो इनके जाने से कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जैसे गुजरात से लड़ने चले, बनारस लड़ने आने का क्या मतलब था, क्योंकि यही था ना कि मैसेज कन्वे करना है, और उसका असर भी दिखाई पड़ा। तो राहुल गांधी के वहां लड़ने जाने का एक मैसेज तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा कि हाँ दक्षिण नेग्लेक्टेड नहीं है, हम आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। सही बात। हाँ रफत बताइए, आपका क्या अपना अप्रोच है? कांग्रेस अगर वहां पे राहुल आप लड़ते हैं जनता तो का क्या है कैलकुलेशन? कांग्रेस को जनता का सहयोग मिलना है, तो हमें लगता है वहां पे अभी हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है इसको जो है आगे केरल में जिस तरीके से जनता का सहयोग अभी तक मिलता आ रहा है, तो माननीय राहुल गांधी जी को वहां से भी लड़ना भी चाहिए, और हमें लग रहा है इस बार जो हालात हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं, तो इसलिए वहां से भी उनको, और रायबरेली अमेठी तो कोई बीजेपी कहीं से भी नहीं आ, बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, कहीं से भी अगर जितनी भी मेहनत कर ले स्मृति ईरानी जी, जितना भी लोगों को जो है वो डाइवर्ट कर ले माइंड, लेकिन नहीं बदले, क्योंकि उनका वहां से भावनात्मक जुड़ाव है वहाँ रायबरेली अमेठी से। तो वहाँ दक्षिण में भी हमें देखना है, हमें क्योंकि एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, तो इसको जो है पूरी तरीके से खड़ा होना है मजबूती के साथ, और जनता का जो टूटा हुआ विश्वास है उसको भी जोड़ना, हमें लोगों तक अपना भरोसा पूरा कायम रखना है। तो इस तरीके से बीजेपी को ही एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि इसके सामने कांग्रेस को लेके, और ये चुनाव हमें लगता है बीजेपी कांग्रेस का ही है, दो नेशनल पार्टीज का ही मेन चुनाव है, तो इसलिए ये हम जरूरी है कि हम हर जगह अपनी मजबूती के साथ खड़े हों और जनता का भरोसा जीतें। रंजीव जी, एक इससे भी जो चुनाव की लड़ाई अलग है, और एक आगे जो है प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई भी है, तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, और एक परिस्थिति बनी तो बड़े नेता के तौर पे उनका नाम आया, अगर 2 जगह से जीतते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी भी मजबूत बनी रहे, ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षी जो नेता हैं मायावती, और जो नाम लिए जा रहे हैं विपक्ष के प्रधानमंत्री, प्रोबेबल प्रधानमंत्री के तौर पे, क्या इस रूप में भी ये फैक्टर काम करेगा राहुल के लिए? हाँ, ये काम करेगा फैक्टर राहुल के लिए, लेकिन देखिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भावेश जी हम लोगों को, कि किसको कौन, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एनडीए के पास संख्या जो है कम होता है, और ऐसी बात आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो गैर भाजपा का हो या गैर एनडीए का हो, तो जिसके पास संख्या देखिए ज़्यादा होगी, अगर कांग्रेस के पास संख्या ज़्यादा होगी, भले ही राहुल गांधी जी दोनों जगहों से जीत जाएं, लेकिन अगर कांग्रेस के पास संख्या ज़्यादा नहीं होगी, बाकी जिसको हम एक फेडरल फ्रंट की जो बात चल रही है, जिसमें सपा बसपा भी है, ममता बनर्जी भी हैं, उधर आपको चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो ये लोग क्या कांग्रेस को मान करके कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये कांग्रेस ने अगर चुनाव के पहले, जिसको हम प्री पोल अलायंस कहते हैं, देखिए आज की तारीख में ये तो नहीं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है रंजीव जी, ये रहा है कि अगर संख्या बल ज्यादा भी हो तो कांग्रेस में राहुल की दावेदारी प्रधानमंत्री के पद के लिए थोड़ी कमजोर मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस तरह के पद पे काम नहीं किया है। अब उनकी सरकार रहते हुए 10 साल के यूपीए शासन में वो मंत्री भी नहीं बने, तो अगर वो एक शायद ये दिखाए कि हम उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हमारी एक्सेप्टेंस है और हमारी ये मजबूती है, हमने ये दिया है, तो शायद संख्या बल अगर बराबर भी रहती है, इतना तो कम नहीं रहेगा कि किसी भी पार्टी से, मुझे लगता नहीं है कि चूंकि अखिल भारतीय एक स्वरूप है कांग्रेस का आज की तारीख में भी देखा जाए, तो बाकी कोई भी ऐसी पार्टी नजर नहीं आती है कि वो आज की 40 सीटों की बराबरी कर पाएगी। आज भी एक कांग्रेस जहां खड़ी है 40-42 सीटों पे खड़ी है, तो इतनी सीटें तो शायद कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं ला पाएगी जिसके लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी भी चाहेंगे, तो क्या ममता बनर्जी इतनी सीटें लेके आ जाएंगी पश्चिम बंगाल से? तो निश्चित रूप से शायद वो अपने आप को एक भारी दिखाना चाहते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि विपक्षी नेताओं की गैलेक्सी में वो भी एक ऐसा चेहरा है जिनको अगर प्रधानमंत्री के पद पर विचार किया जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उनकी उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक एक एक्सेप्टेंस है। निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से तो कोई अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर पेश करने की बात आएगी चुनाव का, तो राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई शको शुबा नहीं। लेकिन देखिए मैं जिस तरफ इंगित करना चाह रहा था भावेश जी, कि ये समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में जब चुनाव चल रहा है, तो और चुनाव के बाद अगर किसी के पास बहुमत नहीं आता है और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति बुलाएंगे, तो प्री पोल अलायंस देखा जाता है कि चुनाव के पहले कौन कौन से दल एक साथ हुए थे। तो एनडीए प्री पोल अलायंस में इस धड़े से, यानी जिसको हम विपक्ष कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि चुनाव के बाद बाकी प्लस कांग्रेस यानी पोस्ट पोल अलायंस, तो सरकार बनाने का जो न्योता जो आता है उसमें प्री पोल अलायंस है कि नहीं है, ये बहुत वजन पाता है। ऐसा अतीत में हम लोग देख चुके हैं। बिल्कुल। इसलिए इस मामले में हमें मानना पड़ेगा कि अगर कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो एनडीए तकनीकी रूप से आगे है बाकी विपक्ष की तुलना में, क्योंकि
बाकी विपक्ष एक पोस्ट पोल अलायंस की बात कर सकता है जाकर के, एनडीए एक प्री पोल अलायंस है जिसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा। चुनाव के में आंकड़े किसके सीट कितनी आती है, अब अगर ऐसा हो गया कि बाकी विपक्ष इतना आगे हो गया कि प्री पोल अलायंस का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन तकनीकी रूप से इसका भी हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज की निश्चित रूप से कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विपक्ष के धड़े में हो सकती है, क्योंकि वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है, बाकी कोई दल नहीं है। लेकिन क्या बाकी जो दल हैं जिनके समर्थन की उसको आवश्यकता होगी, क्या वो इसके लिए तैयार होंगे कि कांग्रेस ही नेतृत्व करे उसका? हो सकता है कि वो उस समय बार्गेनिंग करे, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, चाहे वो बंगाल से हों या उत्तर प्रदेश से हों या दक्षिण से हों। कई लोग हैं, केसीआर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम राज्य की राजनीति छोड़ के नेशनल पॉलिटिक्स में आ रहे हों, वो भी एक फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी रोचक चीजें होंगी अगर कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिलता है तो। मनीष जी, क्या आपका क्या पॉइंट है? जो मैंने जो सवाल किया कि राहुल क्या, जो कांग्रेस के अंदर जो रणनीति बन रही है, राहुल को एक सीढ़ी और ऊपर करने के लिए बन रही है? 2 जगह से सीट लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक तो कांग्रेस का प्रेजेंस दिखाना और दूसरा राहुल का कद बड़ा दिखाना। क्योंकि 2 जगह सीट लड़ने का मतलब कोई बड़ा नेता ही लड़ता रहा है। आमतौर पे जो शीर्ष स्तर पे सोनिया गांधी लड़ी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी लड़े हैं, मोदी लड़े हैं, ऐसे ही लोग लड़ते हैं जो प्रधानमंत्री के दावेदार माने जाते हैं और जिनको लगता है कि इनकी राजनीति में जिनकी एक कह सकते हैं एक स्ट्रेचर है। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, देखिए मैं अभी भी इस बात को नहीं मानता कि अमेठी से राहुल गांधी हार जाएंगे चुनाव। लेकिन 2 जगह से लड़ने का मतलब वही है कि नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ ये मैसेज देना। और साउथ में हमने कहा नहीं, थोड़ा डैमेज कंट्रोल भी समझ लीजिए उसको, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है, तो उनके लड़ने से एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। और साउथ एक ऐसी जगह है जहां पर आसानी से वो हिंदी पट्टी के बजाय ज़्यादा वहां गेन कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत समझ लीजिए कि उधर जाकर लड़ना है, उसको दिखाने के। और प्लस राष्ट्रीय स्वरूप का कद भी बनकर उनका उभरेगा अगर वो दोनों जगह से जीतते हैं, तो जिसकी संभावना बहुत है। निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों की लड़ाई जो है नए स्तर पे नए निशाने साधे जा रहे हैं, नई रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले वक्त में ये राजनीति और गहराएगी और इसमें रंग भरेगा। और इस कार्यक्रम में फ़िलहाल हमारे लिए इतना ही समय था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। पोल पॉलिटिक्स में हमको तमाम तरह के जो पेचीदा हैं, जो पेच हैं चुनाव में, जो पार्टियां जो कदम लेती हैं उसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, इसको हम समझाते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नेशनल वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।